परिवर्तन जीवन की मूल घटना है जिसे कभी नहीं रोका जा सकता। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों की NCERT सीरीज चल रही है, उसमें हमने अभी तक की कक्षा 6 की NCERT को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ आज हम लोगों का NCERT कक्षा 7 का अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ट्रेकिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, ये है। ऑलराइट, इसके माध्यम से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो हम लोगों ने NCERT की कक्षा 6 में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चाएं की। तो देखते हैं कि बेसिकली प्राचीन भारत का इतिहास किसे कहा गया है। तो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता से हर्षवर्धन के टाइम पीरियड, यानी कि हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड रहा था वो 647 ईसा पूर्व तक रहा था, यानी कि ईस्वी तक। तो 647 ईस्वी तक प्राचीन भारत का इतिहास माना जाता है। और ऑलराइट, तो इसी के साथ हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के कालखंडों के बारे में चर्चाएं करेंगे। इसमें हम 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक पहलुओं के बारे में टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो मानचित्र एक, तो देखिए कि मानचित्र एक क्या है। तो 12वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ऑलराइट, तो चलिए अब इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 12वीं शताब्दी में, तो पहला पॉइंट तो हमारा यही बनता है कि जो पहला नक्शा बनाया गया था तो किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये पहला नक्शा 12वीं शताब्दी में भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था, जो कि अरब के रहने वाले थे। ऑलराइट, तो उस समय ये एक उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, या उसे जम्मू द्वीप भी कहा जाता था। ऑलराइट, तो ये इसमें सबसे जो हम डिफरेंट बात देख सकते हैं, तो डिफरेंट बात ये देख सकते हैं कि आज जिसे हम उत्तर भारत के नज़रिए से देखते हैं, वर्तमान समय में अपने मानचित्रों को हम उत्तर भारत में के नज़रिए से देखते हैं, तो वो इसमें दक्षिण भारत का हिस्सा हमें दिखाया गया है। तो जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि वर्तमान समय में दक्षिण भारत में इसी तरीके से हमारा जो है मैप हो जाता है नीचे से, और फिर ये श्रीलंका इसमें चित्रित किया गया है। ऑलराइट, तो इसमें श्रीलंका और पूरा का पूरा ये दक्षिण भारत का जो है मानचित्र हमें दिखाया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इसे ऐसा क्यों बनाया गया है। तो देखिए, जैसा कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा था, तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने देखा था कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार होने लगा था। जब व्यापार धीरे धीरे आरंभिक लोगों ने मतलब व्यापार करने की पहल को शुरू किया, तो धीरे धीरे दक्षिण भारत में व्यापार के जो स्रोत थे वो इतना ज़्यादा बढ़ गए थे कि उस समय के जो लोग थे तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हो गए थे। तो दक्षिण भारत में ये संभव हो सकता है कि जो दक्षिण भारत में व्यापारी आते होंगे तो उन्होंने अपने अनुभवों के कारण इस मानचित्र को बनाया हो। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा जो मानचित्र है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। तो इससे संभवतः ये भी पता चलता है कि उस समय जब व्यापारी किसी देश यानी कि दूसरे देशों से जब व्यापारी हमारे उपमहाद्वीप पर आया करते होंगे तो उसमें काफ़ी सांस्कृतिक बदलाव भी आए होंगे। ऑलराइट, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि उस समय यानी कि 12वीं शताब्दी में अरबी भाषा का भी प्रचलन था। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो अब मानचित्र 2, तो मानचित्र 2 को भी अब देखेंगे। पहले इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में इसे बनाया था। तो इस मानचित्र को कब बनाया गया था? 1154 में 12वीं शताब्दी में भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑलराइट, अब हम दूसरे अपने मानचित्र को देखते हैं। तो मानचित्र 2 फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। तो हमारा दूसरा जो मानचित्र बनाया गया था वो 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरे मानचित्र में हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा मानचित्र है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो ये पूरा का पूरा जो मानचित्र है वो 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार
ग्विलाम दे लिस्से के द्वारा बनाया गया था एटलस नोवे के अनुसार। ऑलराइट, तो देखिए इसमें हमें क्या जानने को मिलता है। तो इसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इसमें कन्नौज हमें नाम देखने को मिल सकता है। मानचित्र के बनने में लगभग जो 1154 में हमारा मानचित्र बनाया गया, तो उसके करीबन 600 साल बाद इस दूसरे मानचित्र को बनाया गया, वो भी फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा। तो इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। तो देखिए जैसे कि धीरे धीरे हमारा जो समय बढ़ता गया, तो धीरे धीरे लोग जो थे वो इतना ज़्यादा विकसित हो गए थे कि सूचनाएं जो थी वो उस समय में लोगों के पास बढ़ गई थी। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव से बिना किसी गूगल, बिना किसी मतलब सैटेलाइट के, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 18वीं शताब्दी में किसी भी गूगल या किसी भी सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता था, और 12वीं शताब्दी में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। ऑलराइट, तो 12वीं और 18वीं शताब्दी में सैटेलाइट और कोई भी टेक्नोलॉजी का जो था वो इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, परंतु फिर भी वो इतने ज़्यादा विकसित हो चुके थे कि उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से मानचित्र को बनाया है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। तो वर्तमान भारत में भी अगर हम देखते हैं, अगर हम भारत का और विश्व का पूरा मानचित्र देखें, तो इसी तरीके से श्रीलंका को दर्शाया गया है। तो इस मानचित्र में श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वर्तमान के बांग्लादेश को भी दर्शाया गया है, और इसमें बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है, जैसा कि आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे कि इसमें हमारी गंगा नदी और सभी सिंधु नदी की सहायक नदी और यमुना नदियों को भी दर्शाया गया है। ऑलराइट, तो चलिए अब इसके बारे में मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। तो देखिए इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग का मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों को, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऑलराइट, तो इसमें हम देख लेते हैं पहले कि मानचित्रकार। तो मानचित्रकार किन्हें कहा जाता है? तो मानचित्रकार, जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार कहा जाता है। तो ये शब्द भी आप नॉलेज के लिए याद रखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि उस समय में किस तरीके से, हम ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उसमें जो थी वो टेक्नोलॉजी बदलती जा रही थी। जो मानव था वो कितना ज़्यादा धीरे धीरे विकसित होता जा रहा था कि उसने मानचित्र जैसा, मतलब मानचित्र जो था वो भी वर्तमान समय के हिसाब से बिना किसी सैटेलाइट की मदद से वो बनाना सीख गया था। ऑलराइट, तो नई और पुरानी शब्दावली, तो अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें टर्मोलॉजी बताई गई है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार से ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने चैप्टर 1 में भी बताया था कि भारत यानी कि जब हमारे देश का नामकरण किया गया था, तो ईरानी और यूनानियों के, जब यानी कि ईरानी और यूनानी उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से मतलब आए थे, और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों वाले जो थे वो सही प्रोनाउंसिएशंस कर पाते थे, परंतु ईरानी और यूनानी इंदोस को हिंदोस कहते थे। तो इसीलिए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रचलन में नाम भी बताए थे कि हिंदुस्तान को किन किन नामों से जाना जाता है। हिंदुस्तान, आर्यवर्ता, जम्मूद्वीप, भारत, तो इन्हीं नामों से मतलब जाना जाता है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि हिंदुस्तान शब्द किस तरीके से पड़ा। तो 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। ऑलराइट, तो कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो आपको जब अपने नोट्स बनाएंगे तो ये जरूर याद रखेंगे। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने सबसे पहले 13वीं शताब्दी में किया था। और क्यों किया था? देखिए, तो सिंधु यानी कि इनकी भी सबसे जो प्रॉब्लम यही थी कि ये सही तरीके से मतलब उस चीज़ का उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो सिंधु नदी को ये हिंदोस कहते थे। तो जो सिंधु के प्रांत में रहने वाले लोग थे तो उन्हें हिंदू कहा गया, और हिंदू के जो प्रांत में, जैसे कि वर्तमान में हम पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना की जो क्षेत्र देखते हैं, तो उन्हें ही असल में जो कहा जाता था वो हिंदुस्तान कहा जाता था।
उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। तो देखिए, दक्षिण भारत में कभी भी हिंदुस्तान शब्द का जो था वो समावेश नहीं हुआ था। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो देखिए, 16वीं शताब्दी में दूसरी बार कब किया गया? तो दूसरी बार, जैसे कि आप जब हम बाबर के बारे में भी काफ़ी पढ़ेंगे, तो जब हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे तो बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो बाबर ने 16वीं शताब्दी में भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। दूसरी बार बाबर के द्वारा किया गया। तो यह प्रयोग 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ ही अलग अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति जो उस समाज व संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। तो उस समय में जो विदेशी माना जाता था तो वो वनवासियों को माना जाता था। तो यानी कि जो वनवासी, यानी कि जो वनों में वास किया करते थे, जंगलों में वास किया करते थे, तो उन लोगों को वो विदेशी कहते थे। परंतु आज वर्तमान समय में हम इन प्रेजेंट टाइम में तो विदेशी हम किसे कहते हैं? तो विदेशी यानी कि जो हमारे देश का ना हो और जिसके पास हमारे देश की नागरिकता ना हो और जो बिल्कुल अनजाना हो और जो हमारी भाषा से परिचित ना हो, तो हम उसे विदेशी कहते हैं। ऑलराइट, किंतु यह एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने के पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो देखिए, तो बेसिकली हमें इसमें क्या पता चलता है? तो उस समय जो विदेशी शब्द प्रयोग किया जाता था, तो विदेशी शब्द जंगलों में रहने वाले यानी कि वनवास कर रहे लोगों के लिए किया जाता था। तो चलिए अब देखते हैं तो इतिहासकार और उनके स्रोत। तो हिस्टोरियन एंड आवर सोर्सेज। ऑलराइट, तो इतिहासकार किस युग के अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड रहा था तो वो 647 ईसा पूर्व रहा था, और हमने गुप्त वंश के शासन के बारे में भी पढ़ा था। ऑलराइट, तो देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि गुप्त वंश का जो उदय हुआ था वो 3री शताब्दी में हुआ था, यानी कि 319 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व से इसका जो था वो उदय हुआ था। ऑलराइट, और काफ़ी लंबा समय तक ये चलता रहा, और हर्षवर्धन का जो समय रहा वो 647 ईसा पूर्व तक रहा। ऑलराइट, और उसके बाद कई छोटे मोटे शासकों ने भी वहाँ पर साम्राज्य में अपना शासन किया। ऑलराइट, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पुस्तक में हमें मोटे तौर पर 700 से 1750 ईसा पूर्व तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चलती आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, सत्यापन, भवन व निर्माण कला तथा लिखित सामग्री के निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या में विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके लिए आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों, वृत्तांत व वेदों व लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतें व दस्तावेज, हिसाब व करों के खाते आदि लिखने का प्रयोग जो था, और धनी व्यक्ति शासन व जनमेट, मंदिर, पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे, और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय व अभिलेखोगारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियाँ तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती है, मगर साथ ही इनका प्रयोग कठिन है। तो देखते हैं पहले कि कागज़ का जो मूल्य था, तो कागज़ के मूल्य के बारे में देखते हैं
कि किस तरीके से जो कागज़ था वो कागज़ अस्तित्व में आया। ऑलराइट, तो देखिए जो कागज़ का आविष्कार किया गया था वो लगभग 150 ईसा पूर्व में चीन के द्वारा किया गया था, और चीन के देश से वियतनाम, कोरिया, जापान और धीरे धीरे ये पूरे के पूरे विश्व में फैल गया। ऑलराइट, तो कागज़ का उस समय में इतना ज़्यादा जो था वो उपयोग नहीं किया जाता था। कुछ ज़रूरी जो मतलब राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, कागज़ों का प्रयोग जो है वो ही बहुत ही छोटे पैमाने पर किया करते थे। परंतु जब जब धीरे धीरे जानकारियों को इकट्ठा करने की बात आई तो धीरे धीरे से ये जो कागज़ों का प्रयोग था वो काफ़ी सारे देशों में धीरे धीरे से फैल गया। जैसे कि आज वर्तमान समय में हम देखते भी हैं कि कागज़ों पर ही हमारे जो संपूर्ण जीवन है वो पूरा का पूरा टिका हुआ है। ऑलराइट, तो कागज़ जो है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए अब देखते हैं तो कागज़ों का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी में मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं थे, इसलिए उसने एक जैसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी के बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती हो और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो जो था तो इस तरीके से भी मतलब कागज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए जैसा कि इसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी में जब एक कागज़ था तो वो कागज़ इस तरीके से मतलब उसने धो के और उसका जो था वो उपयोग कर लिया था। परंतु इससे पता चलता है कि जो कागज़ था वो धीरे धीरे से ही प्रचलन में आया। तो अब देखते हैं पहले इसके बारे में भी। तो क्या आपको ऐसे और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न शब्दों में बदल जाते हैं? तो काफ़ी सारे ऐसे शब्द थे जिनमें से हम एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपने यू शब्द को तो सुना ही होगा, इसका मतलब होता है तुम, और थाई यानी कि तुम। तो जिन्होंने शेक्सपियर की इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि यू और थाई यानी कि तुम, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है इंग्लिश भाषा ही, परंतु अंतर काफ़ी देखने को मिलता है, यानी कि इनकी टर्मोलॉजी में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो इसमें भी हमने हिंदुस्तान शब्द के बारे में पढ़ा, जो कि हिंदुस्तान शब्द अगर ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान शब्द कौन सा शब्द है, तो ये एक इस्लामिक शब्द है, यानी कि इस्लामिक जगत के द्वारा ही पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के प्रांतों को हिंदुस्तान शब्द दिया गया था मिन आज ही सिराज के द्वारा। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभिलेखगार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखगार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों को रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभिलेखगार के हमने बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा कि किसे अभिलेखगार कहा जाता है। तो अब देखते हैं तो इन दिनों छापे खाने तो थे ही नहीं, इसलिए लिपिक या नकल निवीस हाथों से ही पांडुलिपियाँ और प्रतिकृतियाँ बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य में नकल उतारी हो तो आप ये जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और उसका मजबूर होकर अंदाज़ी लगाना पड़ता होगा क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखने में मित्र में लिखे हुए कुछ छोटे मोटे शब्द जो है वो लेकिन हम नहीं देख पाते होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि चित्र एक। तो चित्र एक हमें क्या बताता है? यह एक लघु चित्र है, प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक पांडुलिपि की नकल करता हुआ हमें दिखाया गया है। सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मैनिएचर कहा जाता है। तो मैनिएचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है वो इतना छोटा होने के कारण इसे मैनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ऑलराइट, तो हमने देखा कि किस तरीके से मतलब धीरे धीरे जो था कितना बदलाव आता चला गया था जानकारियों को लेकर, कि उस समय कुछ लोग इस तरीके भी मतलब नकल करके या उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए पांडुलिपियों को इस तरीके से लिखा करते थे। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए अब इन दो चित्रों के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो चित्र 2, तो लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी में पढ़े जाने में कठिनाई हो सकती है। नस्लीक लिपि बाईं ओर में वर्णन जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारियों के लिए लिपि को पढ़ना आसान होता है और सिकवत लिपि दाईं ओर
अधिक सघन संस्कृत में कठिन है। ऑलराइट, तो देखिए, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन है, परंतु इसे पढ़ा जा सकता है। अब जो इन लिपियों को जानते हैं तो वो इन्हें ईजिली पढ़ सकते हैं, परंतु इसे पढ़ने में कठिनाई है क्योंकि ये इतने ज़्यादा तरीके से नहीं लिखा गया है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं महत्वपूर्ण अंतर हो जाने के बाद पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। तो प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ के भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों को एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलेगी। हमें याद है कि लिपिक द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने की मूलत लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो देखिए, क्योंकि इतिहासकार जो है आज के वर्तमान समय में अगर किसी इतिहासकार को अध्ययन करना हो तो वो काफ़ी सारे तमाम प्रतिलिपियों और अभिलेखों को लेकर ही अध्ययन करता है। परंतु ऐसे में क्या करे कि कहीं जैसे कि हमारी कोई पांडुलिपि है, पांडुलिपि को फिर प्रतिलिपि उसकी की गई, तो प्रतिलिपि करते हुए फिर आने वाले समय में फिर से उसकी प्रतिलिपि की गई, तो ऐसे में किस तरीके से हम एग्जैक्ट जो है उसके बारे में पढ़ पाएँ। तो परंतु इसी तरीके से हमारे जो प्राचीन भारत के इतिहास में था वो भी इसी तरीके से हुआ। तो कई सारी जो पांडुलिपियाँ और अभिलेख थे वो कुछ ज़मीन के अंदर ही दबे रह गए, और कई सारी जो पांडुलिपियाँ थी या तो वो जल गई और या वो बिल्कुल नष्ट हो गई। ऑलराइट, तो नष्ट होने के कारण ही आज यही कारण है कि हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं जानते, परंतु मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में हम पूरी तरीके से हर चीज़ को जानते हैं। तो अब देखते हैं कि कई बार लेखक स्वयं से भी समय समय पर आने वाले मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्षों के बाद लिखा था। तो दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालयों में कहीं दबा पड़ा था। तो देखिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये नोट्स में जब आप नोट्स क्रिएट करेंगे अपने नोट में ज़रूर लिखेंगे कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। तो ये 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार उसके 2 साल बाद लिखा था। तो वृत्तांत किसके द्वारा सबसे पहली बार लिखा गया था? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो सन 1700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भरी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े बड़े पैमाने पर और उनकी तरह में परिवर्तन हुए। इस काल के अलग अलग सभ्य और नए प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसा कि सिंचाई में रहट, कताई और चक्के, और युद्ध में अग्निअस्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होता है। तो अग्निअस्त्र को कहते हैं बारूद वाले हथियार, जैसे कि आज वर्तमान समय में काफ़ी सारे बारूद वाले हथियार और कुछ समय पहले बारूद वाले हथियारों का जो था वो प्रयोग किया जाता था। तो इस उपमहाद्वीप में नई तरीके के खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन में नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। तो देखिए, तो जो 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का जो ये समय रहा, तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी समय के दौरान काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोगों को टेक्नोलॉजी में मतलब परिवर्तन मिला, कई सारे आविष्कार देखने को मिले। जैसे कि आज से पहले अगर देखा जाए तो 700 ईस्वी से पहले कोई भी इस तरीके का मतलब कोई भी आविष्कार नहीं किया गया था। जैसे कि वर्तमान समय में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, कार, बसेस, एरोप्लेन्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, सुपर कंप्यूटर्स। तो काफ़ी सारी जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट के जरिए हम कहीं पर भी नज़र रख सकते हैं। सैटेलाइट के जरिए हम पूरे ब्रह्मांड और उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उसके रचना के बारे में जान सकते हैं, उसके गुणों के बारे में हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, परंतु उस समय में यानी कि 700 ईस्वी से पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऑलराइट, परंतु अगर देखा जाए पांडुलिपि और अभिलेखों के अनुसार, तो अगर वेदों का अध्ययन करके देखा जाए
तो इसमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो आज वर्तमान समय से उस समय में एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो ये तो आप सभी लोगों को जब ही पता चलेगा जब आप वेदों का अध्ययन करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब फिलहाल इसमें ये देखते हैं कि अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। तो अध्याय 5, 6, 7 में हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना भी बहुत बढ़ गया था। तो देखिए इस युग में यानी कि 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में लोगों के एक देश से दूसरे देश तक आने जाने के जो अवसर थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अवसर की तलाश में लोगों को झुंड के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भार्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उन्होंने में से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धा के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो देखिए हमने वर्णों के बारे में भी अपने प्राचीन भारत के इतिहास में चर्चाएं की थी, यानी कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों के बारे में पढ़ा था और इनमें से एक वर्ण फिर से आता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कौन थे? तो क्षत्रिय इस तरीके से, जो क्षत्रिय का उस समय क्या काम था, तो क्षत्रिय जो थे वो युद्धों में जो थे वो लड़ा करते थे और पुरोहितों का जो थे वो एक तरीके से सुरक्षा किया करते थे। तो इनका जो दावा था, तो ये दावा यही था कि राजपूत, तो यानी कि राजा का पुत्र, इन्हें ही क्षत्रिय कहा जाता था। तो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सांवत के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत ही वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों के आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। इस समय में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने वाले अवसरों का प्रदान मराठा, सिख, जाट, अहोम व कार्यस्थ, मुख्यस्थ, लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जातियों आदि समूह से भी उठाया। तो देखिए किस तरीके से मतलब वो धीरे धीरे थे, तो किस तरीके से वर्ण भी, अब जो क्षेत्रीय वर्ण था, क्षेत्रीय यानी कि जो उस समय योद्धा थे, जो लड़ाई यानी कि युद्धों में प्रतिभागी थे, तो जो लड़ने का काम किया करते थे, वो धीरे धीरे बट गए थे। अब तो मराठा, सिख, जाट, अहोम और कार्यस्थ में काफ़ी सारे मतलब इतने सारे बदलाव आए। तो इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पति को मजबूत होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ के वनवासी जीवन के जुताई करने के लिए भी कृषक बन गए। कृषकों के नए और क्षेत्रीय समूह बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ के पास मवेशी भी जो थे वो पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्ताई आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, ऐसे ऐसे ही लोग जाति और उपजाति में बांटे जाने लगे। तो देखिए पहले तो जो मतलब वैदिक काल में क्या था, तो वैदिक काल में वर्णों के हिसाब से लोगों में अंतर किया जाता था, परंतु अब धीरे धीरे 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच के जो कालखंडों में हम विभाजित देख रहे हैं, तो इन कालखंडों के बीच में तो जो जाति थी वो अब उपजाति में बांटे जाने लगी थी उनके काम को लेकर। तो उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्ज स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनीय का नियंत्रण है, उसके आधार पर उसे दर्जा बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी भी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो देखिए यानी कि अलग अलग क्षेत्र में, यानी कि मान लीजिए कि आज वर्तमान समय में किसी के पास अधिक पूंजी है, तो उस समय में उसे ऊंचे वर्ण का माना जाता था, ऊंची जाति का माना जाता था, परंतु आज वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। कोई कितना भी मतलब जाति, अगर पहली बात तो अगर देखा जाए जो सच्चाई है, कोई भी व्यक्ति जाति से ऊंचा नीचा नहीं होता, तो वो अपनी आदतों से होता है। परंतु अगर जाति और उपजाति मानी ही जाए, तो जाति अगर उपजाति देखी जाए, तो इसमें ऊंचा नीचा अगर देखा जाए, तो ऊंचा नीचा आज वर्तमान समय में
सरकार के द्वारा जो हमेशा से नीचे रहे हैं, जैसे कि हम काफ़ी सारे मतलब जैसे मान लीजिए कि आज वर्तमान समय में हम जातियों को जो है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में मानते हैं। तो एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को नीची जाति में माना जाता है, तो इन्हें नीचा दर्जा दिया जाता है। तो इसी तरीके से इन्हें नीचा दर्जा दिया जाता है। ये मायने नहीं रखता कि उनके पास कितनी संपत्ति और कितनी ज़मीन है, परंतु उस समय में 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के समय के बीच में इनमें ये काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा जाता था। जिसके पास अधिक धन, अधिक संपदा, अधिक शक्तियाँ होती थी, वही ऊंचा माना जाता था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि पर्यावास किसे कहते हैं। तो इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाली सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो पर्यावास इसे कहा जाता है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अन्य कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने जो चोल और तुगलक और मुगल वंश के बारे में हम अपने आने वाले अगले चैप्टर्स में चर्चाएं करेंगे। तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन तो 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी की इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, जैसे कि हमने कल ही शब्द के बारे में चर्चाएं की थी, प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा करना। तो प्रशिक्षित के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखा। तो इसमें से एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से गजनी यानी कि गज्जन तक फैला था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। तो गोड़ आंध्र और केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग जो थी वो सेना के आगे पलायन कर जाते थे। तो इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को लेकर अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे कि साथ ही वे समझने की कोशिश भी करने लगते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के भिन्न भिन्न भागों में अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। ऑलराइट, तो इसमें भी पता चलता है कि कई सारे जो क्षेत्र थे, तो क्षेत्रों को लेकर भी वो जो थे अपने अधिकारों का जो वर्णन किया करते थे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं गयासुद्दीन बलबन यानी कि जो इसका शासन रहा तो वो 1266 से 1287 तक रहा। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बलबन जो थे वो इल्तुमिश के द्वारा गठित चालीसा अर्थात चहलगानी का सदस्य था। तो किसका सदस्य था? चहलगानी का। इसका वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। तो क्या नाम था? बाहुद्दीन। यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो कौन बैठा था गयासुद्दीन बलबन के नाम से? इल्तुमिश। और इल्तुमिश का क्या नाम था? बाहुद्दीन। तो बलबन मूल रूप से अल्बेरिया जनजाति का तुर्क था। तो किस जनजाति का तुर्क था? अल्बेरिया। ऑलराइट, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है और अपने आने वाले चैप्टर में और हम इसके बारे में डीपली चर्चाएं करेंगे। तो अब हम मानचित्र 3 को देख लेते हैं। तो मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मासलिक अल अबसर की उप मामलिक अल अमस्सर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के आने वाले प्रांत कौन कौन से थे? तो ये देखिए, तो इसमें कुछ रोमन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो इसमें ऊपर की ओर उत्तर, पश्चिम और पूर्व और दक्षिण, इस पूरी तरीके से जैसे हम वर्तमान समय में आज अपने मानचित्र को देखते हैं तो इसी तरीके से इसका वर्णन किया गया है। ऑलराइट, तो ये देखिए, तो इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ ये सिंधु नदी पूरी की पूरी जो है, ये सिंधु नदी और सतलुज नदी, गंगा, यमुना, नर्मदा नदी, ये सभी दी गई है। और इसमें काफ़ी सारे रोमन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो रोमन शब्दों का इसमें जो था वो यानी कि धीरे धीरे अब भाषाओं को लेकर और संस्कृति को भी लेकर बदलाव होने जो थे वो शुरू हो गए थे। किस कालखंड में? 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी में। तो देखिए, इन रोमन संख्याओं के आगे हम देख ही सकते हैं। तो देखिए, तो पहले पर सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कोहराम, हासी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवस्थ, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और माबार। तो देखिए, तो दिल्ली, अब दिल्ली को हम देख लेते हैं। तो दिल्ली जो था ये हमारे यहाँ पर स्थित है। तो वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि दिल्ली, कुछ जो क्षेत्र इसमें हमें नाम बताए गए हैं, तो कुछ जो क्षेत्र हैं वहीं पर स्थित है। तो दिल्ली यहाँ पर स्थित है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो भाषा तथा क्षेत्र,
तो भाषा और क्षेत्र के बारे में भी अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सन 1318 में कवि आमिर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र की अलग भाषाएं हैं। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में यानी कि जो बोली जाती है, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी जो गुजरात में, मावरी यानी कि तमिलनाडु में, गोड़ी जो बंगाल में बोली जाती है, अवधी जो पूर्वी उत्तर भारत में। तो पूर्वी उत्तर भारत हमारा कौन सा क्षेत्र है? तो ये पूर्वी उत्तर यानी कि पूर्वी उत्तर भारत, इस क्षेत्र में क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी। और हिंदवी तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। राइट। तो अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे और आम लोग नहीं जानते थे। तो जैसा कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा, तो उस समय के जो लोग अनपढ़ लोग हुआ करते थे, तो वो मोस्टली प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। परंतु जो उस समय के हमारे ब्राह्मण वर्ण के जो लोग हुआ करते थे, यानी कि जो शिक्षित लोग हुआ करते थे, तो उस समय के जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, वो ही केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग करना जानते थे। अब देखते हैं कि सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में इसके बारे में हमें अधिक और जानकारी मिलेगी। तो अध्याय 9 में इसके बारे में हम और जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए और इन राज्यों के बीच काफ़ी टकरावें चलती रही। तो कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैल गए तो विशाल साम्राज्यों में भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 में हम देखेंगे। ऑलराइट। तो खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ऑलराइट। तो 18वीं शताब्दी में मुगल वंश का जो था वो पतन की तरफ जो था उसका ढलान शुरू हो गया था। तो फलस्वरूप क्षेत्रीय पर राज्य में उभरने लगे। तो लेकिन वर्षों में कुछ सर्वाधिक साम्राज्य का शासन चल रहा था, उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य से हमें पता चलता है कि परंपरागत लोगों में इन क्षेत्रों की उभरी हुई थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1700 बीच में कई हजार यानी कि 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृत एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय व सर्वश्रेष्ठ ताकतों पर प्रभाव भी उन पर पड़ा। ऑलराइट। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि सबसे पहले जो हमारे प्राचीन भारत में हमने पढ़ा, तो हिंदुओं ने सबसे पहले राज किया। तो उसके बाद मुगल शासन रहा, तो यानी कि मुसलमानों ने उस समय जो था हिंदुस्तान पर राज किया। तो जब मुगलों का जो मुगल वंश थे, तो मुगलों वंश का जो पतन हो गया, तो उस समय उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उसके बाद शासन किया। ऑलराइट। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे जो थे, इसी तरीके से हम इसके बारे में, इतिहास के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो इतिहास सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और फिर विश्व इतिहास के बारे में हमने चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा सही तरीका है, तो इतिहास पढ़ने का सही तरीका यही है कि उसे हिंदुओं के बारे में पढ़ा जाए, फिर मुसलमानों के बारे में और फिर ब्रिटिशों के बारे में, इसमें टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा जाए। ऑलराइट। तो अब देखते हैं पुराने और नए धर्म। तो इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस अवस्था में स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसा कि इन समुदाय में सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाएं भी जो थी वो परिवर्तन इनमें आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। इसमें परिवर्तन में कुछ नहीं थे, जैसे देवी देवताओं की पूजा, राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का बढ़ावा, महत्व और बढ़ती सत्ता आदि।
तो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान से कारण समाज में ब्राह्मण का जो था वो बड़ा आदर था, इनके संरक्षण थे, और नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका जो था वो दबदबा बढ़ गया था। तो उस समय जो वर्णों में हमने काफ़ी देखा, तो जो सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सम्मानित जो वर्ण हुआ करता था उस समय ब्राह्मणों का हुआ करता था, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो वेदों का अध्ययन किया करते थे, और वेदों का अध्ययन करने वाले लोगों को ही सबसे ज़्यादा सम्मानित और सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था उस समय, और सबसे ज़्यादा वही लोग जो थे उस समय ज्ञानी माने जाते थे। ऑलराइट, तो ये देखिए, तो संरक्षक किसे कहा जाता है? तो कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किया अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। ऑलराइट, तो मदद या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को जब कोई सहारा देता है तो वो उसका संरक्षक कहलाता है। तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिस पर पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँच सके। इस विषय में हम साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में जो है वो अगले आने वाले चैप्टर्स में चर्चाएं करेंगे। यह वही युग था, यानी कि ये वही इरा था जिसमें इस उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के जो थे नए नए धर्मों के आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारी और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगता है, चाहे वह उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म को ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली और मुसलमानों का विदित नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं और प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के अरीफ दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे इनकी परंपरा चलती रही। इस्लाम न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जो विभिन्न परंपराओं में से कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं तो समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो देखते हैं कि 700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच क्या क्या विचारधारणाएं बनी, क्या क्या कालखंड इसमें बने, किस तरीके से इतिहास जो है वो रचित किया गया। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के समय के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्तित्व है, कितना परिवर्तन है, और यदि अतीत समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों व कलाओं में बटा जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। तो इतिहास में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यह विभाजन इस विचार पर आधारित किया गया था कि शासकों का जो धर्म है वो एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता का भी उपेक्षा की जाती थी। ऑलराइट, तो इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतम इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल हमने इतिहास में पढ़े प्राचीन समाजों, कई प्रकारों की समावेशता, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर, कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के बारे में, निवासी पारंपरिक दौर, और वेदों के बारे में, वर्णों के बारे में, और धर्मों के बारे में किस किस तरीके से उस समय में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, इस तरीके के हमने उसमें चर्चाएं की। इस साल में जो इतिहास हम पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास इसे ही कहा जाता है 700 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के बीच के जो समय और कालखंडों के बीच का जो ये समय है, इसे मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। तो इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों व वनस्पतियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास व यूरोप के व्यापारी कंपनी के आगमन के बारे में भी आमतौर पर विस्तार व जानकारी मिलेगी।
ऑल राइट। तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से हम प्राचीन भारत का इतिहास हमने किया, इतिहास के बारे में हमने चर्चाएं की, और किस तरीके से अब हम मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चाएं करेंगे। ऑल राइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो भारत के इतिहास के ये 1000 साल उनके बदलावों के साक्षी रहे हैं। तो ये 1000 साल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स माने जाते हैं इतिहास में। तो आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी, 18वीं और 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्न थे। इसलिए ये सारे कालों को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं था। फिर मध्यकालीन की तुलना प्राय आधुनिक काल से भी की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति व बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे आश्चर्य यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उसके दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के समाजों यानी कि सोसाइटी में प्राय परिवर्तन आते रहे। तो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो बड़े पैमाने पर चेंजेस आते रहे। तो कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया था। तो अब धीरे धीरे से 1750 ईस्वी जब मतलब धीरे धीरे किसी समय गुजरता रहा, तो धीरे धीरे से जो यूरोप की बाहरी अरब की जो कंपनियां थी वो धीरे धीरे से हमारे देश में अपना जो था वो प्रचलन जो था प्रचंड वो जमाती चली गई, जिसे आज हम वैश्वीकरण नाम से भी जानते हैं। तो वैश्वीकरण आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो वैश्वीकरण एक इस तरीके की स्थिति होती है जो अपने देश की सीमाओं में न रहकर दूसरे देश की सीमाओं में रहकर व्यापार करते हैं। तो उसको वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो उस समय में जो था ये ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से पूरा का पूरा ये प्रचलन हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो जब भी संभव हो तो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं तो उसकी तुलना में आप पिछले वर्ष में पढ़ी हुई बातों को कोशिश करेंगे। जहाँ भी संभव हो तो यह दिखला। तो इस तरीके से हमने इसमें कुल बताने की कोशिश यही कर रहा है कि किस किस तरीके से जो थे अब आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जो थे पहलुओं को लेकर के जो काफ़ी सारे थे वो बदलाव आने शुरू हो गए थे। ऑलराइट, तो देखिए, तो अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो आज वर्तमान समय में हम जो विदेशी मानते हैं तो विदेशी किन्हें मानते हैं। तो देखिए, जो हमारी भाषा को न जानता हो, जिसके पास हमारे देश की नागरिकता ना हो, जो हमारे देश में ना रहता हो, तो उसे हम विदेशी कहते हैं। परंतु प्राचीन काल में विदेशी किसे कहा जाता था। तो विदेशी उसे कहा जाता था जो वनवास में रहते थे, यानी कि जो वनों में वास किया करते थे, यानी कि जंगलों में रहा करते थे। तो जंगलों में रहने वाले को ही पहले विदेशी कहा जाता था। ऑलराइट, तो इसमें आप सभी लोगों के लिए ये है। तो नीचे उल्लेखित बातों को सही गलत तो आप सभी लोग इन्हें पूरा पढ़कर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसे पूरा पढ़िए और पढ़ने के बाद इनके जो सभी जवाब है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए, तो पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदलता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार मेंस की परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो यूपीएससी मेंस में काफ़ी बार ये हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला, तो इसमें हम इसके बारे में पूरी की पूरी जो है वो विवेचना ही कर देंगे। इसके बारे में पूरा का पूरा इसको डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, तो अब देखते हैं आज के हमारे जो बीज शब्द थे तो वो क्या कह रहे हैं। तो पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र और काल विभाजन, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऑलराइट, तो हैव ए गुड डे। जय हिंद।